रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद। राधे राधे रसगुल्लो, आशा करता हूं कि सभी लोग मस्ती में हैं। ठीक है, अभी आज का पहले बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग लेट मी गिव यू टुडेज टारगेट। आई थिंक वी हैव डन विथ ब्रांच हो गया है, अमालगमेशन हो गया है, कंसोलिडेशन हो गया है, रिवीजन करके भी हो गया ना। कंसोलिडेशन तो अभी, अमालगमेशन रिवीजन करके हो गया, हाँ याद है मुझे। ब्रांच हो गया, और कौन से हो गया? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तुमने देख लिया था। कैश फ्लो हो गया क्या? अच्छा, एएस कौन से हो गया एक बार बताओ तो मुझे, रिवीजन करके कौन से हो गया? हाँ 16 हो गया। कौन सा? अच्छा एएस 16, 4, 5, 13, 15 हो गया, फिर 19 हो गया, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, रिवीजन करके हो गया, 20 हो गया, 28 भी रिवीजन करके हो गया। हाँ और 22 हुआ गया। मैं रिवीजन मतलब मेरे पढ़ा के नहीं, तुम्हारा रिवीजन करके आ रहा पक्का। 22 और 22, 26 कोई बोल रहा था। मेरा पढ़ा कर नहीं अम्मा, तुम्हारा रिवीजन करके हो गया। ओके, और ये कौन सा हो गया? अमालगमेशन हो गया ना, ब्रांच हो गया, और बायबैक हुआ रिवीजन करके, और कंसोलिडेशन कर नहीं हो ना, और कुछ? ये बच्चा बोल रहा है 1, 2, 11, 12 काम वाले पढ़ा कर ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। AS2 रिवाइज करके हो गया। ओके, AS2 भी हो गया। नाउ आई थिंक आई विल गिव यू फ्यू मोर थिंग्स टू स्टडी। आज के रिवीजन का टारगेट लो बेटा। अभी मेरा टारगेट क्या है मैं तुमको बता रहा हूं। मैं तुमको 2 दिन का गैप दूंगा रिवीजन बैच खत्म होने के, और आपको लग रहा है कि अभी 5 से 7 दिन में रिवीजन बैच खत्म हो जाएगी। ये क्लैरिटी है ना अभी आपको? 5 से 7 दिन आगे पीछे थोड़ा बहुत, बट हो जाएगा 100%। सो अभी मेरे को आपसे चाहिए 2 दिन का गैप दूंगा मैं आपको ये होने के बाद में, एंड देन आई विल गिव यू द पेपर एंड यू हैव टू गिव द पेपर। अभी जैसे मॉक पेपर तो हमने आधा पर्दा खत्म कर दिया अगर तुम टाइम पर करते आए हो तो। अभी मुझे आपसे चाहिए एएस क्या नाम था उसका, नहीं हाँ ये इधर, मुझे आपसे टॉपिक कंप्लीट कर चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ के खत्म करेंगे आप? हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। चॉइस पेंडिंग है अभी तक है ना। 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा के हो गया क्या? AS25 ये अगले 2 दिन में अगर आप हो सके तो इसको कंप्लीट कर दीजिए। हो पाएगा पक्का? इसको कंप्लीट कर दीजिएगा सो दैट आई कैन शेड्यूल द टेस्ट। मैं आपके MCQs के साथ में ही पूरा करा रहा हूं। MCQ का एक मैराथन ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में मैराथन की जरूरत है? अच्छा अगर जरूरत रहे तो देख लेना, मुझे लेना तो पड़ेगा मुझे तो लेना पड़ेगा ना। अगर तुम मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ठीक है फिर अकेला पढ़ाऊंगा। मुझे अच्छी नहीं क्यों मेरे पर दया नहीं करने की पागल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने बोला नहीं जरूरत है। मैं तो इसमें ही खुश हूं, बहुत खुश हूं इनफैक्ट। सो AS9 के लिए रूल लिख लीजिए पहले। रूल नंबर 1, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रूल नंबर 1 है सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ QB। सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ QB, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड की और एक खास बात है कि इजी भी है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अरे जो है वो बताना सही है ना, क्यों गड़बड़ करने का तुमको। AS9 ऐसा स्टैंडर्ड है कि जो है भी इजी बट कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब नहीं आएगा मैं तुम्हें बताता हूं। पढ़ूंगा अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको बहुत भारी लगेगा, इजी इजी इजी। सेकंड स्टेज पर जैसे ही मैं आपको ले जाऊंगा प्रॉब्लम्स के पास, तुम बोलोगे अरे ये कब पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ा था। तो ऐसी चीजें होगी आपके साथ। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं इजी भी है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कभी कभार क्वेश्चन लल्लू आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पहली चीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कौन सी रेवेन्यूज डील की गई है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहला,
ओके, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। सेकेंड चीज है रॉयल्टी, थर्ड है इंटरेस्ट, फोर्थ है डिविडेंड। सो गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। ओके, सो राजा बेटा जी पहले हम देख लेते कि व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन। मतलब या तो इनफ्लो ऑफ कैश रहेगा, या अदर रिसीवेबल रहेगा, या कोई दूसरी कंसिडरेशन अराइजिंग इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। So we are talking about what? Ordinary activities of the enterprise, and it includes what? Sale of goods, rendering of services, and use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividend. इसमें से तीन चीजें बहुत इजी है। तीन मतलब क्या? सारी इजी है। पहला वाला इंटरेस्ट का क्या है? इंटरेस्ट विल फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दैट इज टाइम पीरियड। क्या बोला बेटा जी? टाइम पीरियड। ओके, रॉयल्टीज का भी क्या बेटा जी? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। एंड डिविडेंड का रूल क्या बेटा जी? व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड मतलब व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तब आप बोल सकते हो कि हाँ डिविडेंड मेरी इनकम है। व्हेन डिविडेंड इज प्रपोज्ड यू कैन नॉट से इट इज योर इनकम। डिविडेंड दो हिस्सों से जाता है ना कंपनीज एक्ट में, पहले प्रपोज होता है फिर क्या होता है? डिक्लेयर। सो व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ओनली देन यू कैन रिकॉग्नाइज एज योर इनकम। ये बात क्लियर हुई? अब राजा बेटा जी पहले इस पार्ट पर आ जाइए। इंटरेस्ट टाइम बेसिस लिखा है बेटा जी, फिर रॉयल्टीज ऑन एक्रूअल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, और इसके बारे में क्या बोला है? डिविडेंड व्हेन राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज टू से व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। क्या आपने लिख दिया? इसको क्या बोलते हैं बेटा जी हम? यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस में यील्ड रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ, मतलब एंटरप्राइज का रिसोर्स है बट यूज कौन कर रहा है उसको? कोई बाहर आउटसाइडर, तो उसमें हमको इनकम मिलती है। सही? यस, ऑलराइट। राजा बेटा जी और एक चीज इधर ध्यान देने योग्य है, रॉयल्टीज का मतलब आपको पता है क्या क्या होता है? रॉयल्टीज मतलब ऐसा होता है कि आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई पेटेंट है, या मान लो क्लब महिंद्रा। आपको आइडिया क्लब महिंद्रा? क्लब महिंद्रा इज नॉट ओन्ड बाय क्लब महिंद्रा। क्लब महिंद्रा इज नॉट ओन्ड बाय महिंद्रा। सरप्राइजिंग बट ट्रू। महिंद्रा अपना नाम देने के लिए रॉयल्टी लेता है उनसे। हाँ, मतलब देखो नाम की कितनी कीमत है। हमारा नाम यूज करो तुमको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो रॉयल्टी इज एन इनकम फॉर व्हाट? क्लब महिंद्रा, मतलब महिंद्रा ग्रुप को उसकी क्या मिलती है? रॉयल्टी। डू यू एग्री? ऐसे और भी कई सारी कंपनीज है, जैसे आज की तारीख में हमारे पास मारुति सुजुकी थी। एक जमाने में भारत में कार बनाने का कोई किसी को नोहाउ नहीं था, तो मारुति सुजुकी अपना नोहाउ देती थी, और नोहाउ के लिए उनसे हम क्या देते थे? रॉयल्टी। कुछ समय के लिए रॉयल्टी देते थे। जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पर हम क्या देंगे? रॉयल्टी। सो राजा बेटा जी समझ जाने की कोशिश करो, रॉयल्टी इज नथिंग बट जो आपकी एसेट है, आपने किसी को यूज करने के लिए दी, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पर आपकी रॉयल्टी ड्यू होती है। तो जैसे बुक्स लिखा, बुक्स पर भी क्या मिलती है? रॉयल्टी, क्योंकि बुक्स के राइट्स देते हो आप। ऑलराइट, सो जब यहां तक बात हो गई है तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपसे करनी है बेटा जी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। रूल नंबर 1 मोटा मोटी समझ लेना, आपको AS9 का आंसर लिखने में बहुत हेल्प होगी। While recognizing revenue, if there is uncertainty as to the collectability of the amount, do not recognize the revenue. रेवेन्यू मतलब सेल रिकॉग्नाइज करना है, बट सेल रिकॉग्नाइज करते वक्त अनसर्टनिटी है कि अमाउंट कलेक्ट होगी भी या नहीं होगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? पोस्टपोन रेवेन्यू रिकॉग्निशन अनलेस एंड अनटिल दैट अनसर्टनिटी गोज। बट एक बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई और उसके बाद में अनसर्टनिटी आई, then you have to book back dates or you have to create RDD, provision for doubtful debt. In that case you should not say that I will reverse my original revenue. Once revenue is recognized, revenue recognize करते पूरा देखने का, but revenue recognize हो गई तो उसके बाद में उसको रिवर्स नहीं करते, उस पर या तो बैक डेट से RDD की एंट्री करते हैं। Do you all agree? So I hope you people are understanding this particular part. अब बेटा जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में इधर ये पहला, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। सो मैंने ये पॉइंट पहले समझा दिया था। अनसर्टेनिटी रही, पोस्टपोन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब अभी मत रिकॉग्नाइज करो। कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब वो सर्टन हो जाएगा तब। से यस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट लग भी रहा है तो भी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो एक एग्जांपल, एक आदमी पैसा दे ही नहीं रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर कोई मतलब नहीं है। आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे और उसको रेवेन्यू दिखाओगे। अरे जब रिकॉग्नाइज करते वक्त ही पता नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उसका इनकम रिकॉग्निशन अलाउड नहीं है।
सर इसका एक एग्जांपल दो, मान लिया अभी तक एसबीआई के पैसे नहीं दिए, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो इनकम का इंटरेस्ट का मीटर तो चालू ही है, बट रिकॉग्नाइज करते वक्त क्लियर नहीं है तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कोरोना के दौरान आपने कुछ लोगों को माल भेजा, आप श्योर नहीं हो कि उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आपने माल भेजा क्योंकि आपका पहले से व्यवसाय रहा है उनके साथ में, तो आपने माल भेज दिया, बट आप श्योर नहीं हो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मतलब पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। डू नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, पोस्टपोन रेवेन्यू। पोस्टपोन का मतलब जब वो श्योरिटी आ जाएगी तब रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, मेजरमेंट। देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। मतलब कितनी अमाउंट आएगी ये श्योरिटी चाहिए, मतलब पहले क्या श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी और किसकी, अमाउंट की, कि कितनी अमाउंट आएगी। अगर अमाउंट के बारे में श्योरिटी नहीं है, डू नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। एग्रीड। नाउ नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। बेटा जी आप मुझे बताइए कि व्हेन डू यू से गुड्स आर सोल्ड, व्हेन डू यू से द गुड्स आर सोल्ड एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? When you transfer the property in the goods. What is property in the goods? When you are able to transfer the risk and rewards incidental to the ownership, so then you call it as what? Sale. Agreed? So राजा बेटा जी यहां पर क्या लिखा है? The seller has transferred to buyer all significant risk and rewards of ownership. मतलब ये sale of goods act के हिसाब से property in the goods is transferred. Agreed? And seller retains no right or control. The seller retains no effective control of the goods to a degree usually associated with ownership. अगर माल बेच दिया तो उसके बाद में उसके ऊपर, माल के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके साथ बायर कुछ भी कर सकता है। तो एक ट्रांजैक्शन आती है सेल एंड बायबैक। उसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको मोबाइल बेचा और मोबाइल बेचने के बाद में तुम्हारे ऊपर कंडीशन डाली कि 1 साल बाद यही मोबाइल तुम वापस मुझे ही बेचोगे। दिस इज नॉट एक्चुअली सेल, इट इज एक्चुअली मैंने गिरवी रखा मेरा मोबाइल, तुमसे पैसे लिए और अभी मैं जब रीपेमेंट करूंगा आपको वापस, तब आप मुझे मोबाइल वापस दे देना, ये उसका मीनिंग हुआ। तो बेटा ध्यान से सुनना, फर्स्ट वन इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन्सिडेंटल टू द ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड। नाउ व्हाट इज द रिस्क, कि माल का डिस्ट्रक्शन हो गया, लॉस हो गया, तो रिस्क किसकी, बायर की। रिवॉर्ड मतलब क्या, अगर प्राइस बढ़ गई गुड्स की या कुछ बेनिफिट एक्रू हुए उस गुड्स से, तो किसको मिलेंगे, बायर को। And seller retains no effective control as associated with what? Ownership. मतलब जो ओनर, एज ए ओनर जब हम रहते हैं तो जो जो बेनिफिट हमको मिलता है, वो बेनिफिट अगर हमने त्याग दिया बायर के नाम से, तो हम क्या बोलेंगे राजा बेटा जी कि हमने सेल कर दिया। सो राजा बेटा जी, एज टू द परफॉर्मेंस, एज टू द मेजरमेंट एंड एज टू द सर्टेनिटी ऑफ कलेक्टिबिलिटी। कैसे लिखेंगे इसका, एज टू द परफॉर्मेंस, एज टू द मेजरमेंट एंड एज टू द कलेक्टिबिलिटी। ये तीनों पॉइंट आने ही चाहिए व्हेन टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। परफॉर्मेंस में क्या, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन्सिडेंटल टू ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड, द सेलर रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स। सेकंड वाला पॉइंट, द अमाउंट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल कैन बी मेजर्ड reliably, and the third one is what, there is no uncertainty as to the collectibility of the amount at the time of recognition of revenue। क्या ये 3 पॉइंट लिख पाएंगे? यस, इजी पीजी। अब राजा बेटा जी इसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मॉड्यूल मतलब स्टैंडर्ड के एनेक्शर के रूप में दिए गए। अगर वो एनेक्शर के रूप में क्या क्या बोला है, देखो जरा इधर, दिस इलस्ट्रेशन जो मैंने नीचे दिए, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देयर पर्पज इज टू इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड to number of commercial situation in an endeavor to assist clarifying application of standard। ये लाइन मैंने as it is उठाई है, कहां से, ये लाइन मैंने कहां से उठाई, as it is स्टैंडर्ड से। तो जो नीचे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये सारे पॉइंट स्पेशल केसेस है, इन सभी पॉइंट्स को याद कर लेना। तो पहला वाला, डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। ओके, सो व्हेन डिलीवरी इज डिलेड एट द बायर्स रिक्वेस्ट, यू शुड सी विच ऑल पॉइंट्स, चेक करो। एंड बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट्स बिलिंग। डिलीवरी डिले की, बट बायर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया टाइटल एंड एक्सेप्ट्स व्हाट, बिलिंग। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड नॉट विथस्टैंडिंग दैट फिजिकल डिलीवरी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, सो लॉन्ग एज देयर इज एवरी एक्सपेक्टेशन दैट डिलीवरी विल बी मेड। आइटम मस्ट बी ऑन हैंड, आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल इज रिकॉग्नाइज्ड। सही है। सो बेटा जी आपको क्या क्या बताना है इसके अंदर, व्हेन डिलीवरी इज डिलेड एट द बायर्स रिक्वेस्ट, सो माय डियर फ्रेंड, द बायर हैज एक्सेप्टेड द टाइटल एंड एक्सेप्ट्स बिलिंग। सेकंड थिंग, देयर आर एवरी एक्सपेक्टेशन दैट द डिलीवरी वुड बी
made, and the third one is what? The goods should be in hand, identified and ready for delivery. ये बोला है ना, they must be in hand, identified and ready for delivery. मतलब फ्यूचर गुड्स को, मतलब जो प्रोड्यूस किया ही नहीं उसको नहीं बोल सकते डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट. साले तुम्हारे पास डिलीवरी करने के लिए माल ही नहीं, समझे? तो ये सब तीनों पॉइंट लिखना जरूरी है. आंसर इज यस. इसको 2-4 बार पढ़ लेना, ये अपने आप आने लग जाएगा. बायर एक्सेप्ट बिलिंग and title is transferred. फिर there is every expectation that the delivery would be made. And the last one is the goods are readily available and ready for delivery. Is that okay? Next, goods sold on approval. बेटा goods sold on approval के लिए ऐसा बोला है, when the goods are approved or buyer does an act where he has accepted the goods or what? और रीजनेबल टाइम हैज लैप्स्ड. तो मतलब गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, पता है क्या? सेल और रिटर्न बेसिस में या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो. सो रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? बाय द बायर और द बायर हैज डन एन एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. ये तुमने इसमें पढ़ा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. सामने वाले आदमी को तुमने गुड्स भेजे और गुड्स उसने क्या कर लिए? खा लिए. तो ही हैज फॉर्मली एक्सेप्टेड द गुड्स. एंड नेक्स्ट, or the time period for rejection has lapsed or where no time has been fixed, reasonable time has lapsed. तो कितने टाइम, कितनी पॉइंट्स बोलेंगे? accepted formally, buyer does an act to adopt the transaction, third one time has lapsed to reject the goods, or where no time is being specified, reasonable time has lapsed. Say yes. Goods sold subject to installation and inspection. Whenever the goods are sold to installation and inspection, then remember that revenue should be recognized only when the asset is installed. Only when the asset is installed and inspection are complete. Is that okay? But जब installation is just mere a formality, like fridge आया, उसके बाद में उनका आदमी आता है, इंस्टॉल कर दिखा जाता है, yes or no? या वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद में आकर इंस्टॉल कर जाता है, mere formality. क्या है उसमें? इंस्टॉलेशन क्या है? उस केस में हम बोल सकते हैं कि revenue can be recognized when the goods are delivered. देखो जरा, in case where installation fees other than incidental to the sale of product, they should be recognized as revenue only when equipment is installed and accepted by the customer. तो बेटा क्या बोला है? अगर installation fees और sale ये दोनों अलग अलग आइटम है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. एसी जहां से तुम खरीदते हो जरूरी नहीं वहीं से इंस्टॉल कराओ. अगर तुम बोलते हो कि हम हमारा इंस्टॉल करवा लेंगे हमारे व्यक्ति से, तो वो इंस्टॉलेशन फीस कम कर देते हैं. आपको आइडिया है क्या? एग्रीड. सो व्हेन सेल के साथ इंस्टॉलेशन कंपलसरी नहीं है, सेल और इंस्टॉलेशन अलग अलग है, दोनों की अमाउंट अलग अलग ली गई है. जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ये बोर्ड लिया, कौन सा बोर्ड बोलते हैं उसको? स्मार्ट बोर्ड. तो स्मार्ट बोर्ड का पैसा अलग और उसका इंस्टॉलेशन का अलग. इज दैट ओके? सो इंस्टॉलेशन की फीस अलग है और परचेस की फीस अलग है. सो राजा बेटा जी, सेल जो गुड्स का है वो तो तुरंत रिकॉग्नाइज करो, बट इंस्टॉलेशन फीस ओनली व्हेन द गुड्स आर इंस्टॉल्ड. इज दैट ओके? गुड्स सोल्ड ऑन गारंटी. नाउ बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? गुड्स सोल्ड ऑन गारंटी मतलब पहले इस्तेमाल करिए, नॉट सेटिस्फाइड, रिटर्न एनी टाइम. इसको बोलते गारंटीड सेल. माल पसंद नहीं आया तो कभी भी लाके रिटर्न करो, 2 साल बाद, 4 साल बाद. ये गारंटी का मतलब वो गारंटी नहीं, गारंटी वारंटी. गारंटीड सेल का मतलब पसंद आए तो ठीक, नहीं तो पैसा वापस. इट इज नॉट सेल और रिटर्न बेसिस. इसमें सेल पहले दिन ही कंक्लूड हो जाता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात नहीं है. तुमको पसंद नहीं है फिर तुमने रिजेक्ट कर दिया, एग्रीड. सो उसको बोलते हैं गारंटीड सेल. उसमें रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, बट अ प्रोविजन इज मेड फॉर रिटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस. जो कोई भी लोग इसमें आते हैं ना, शार्क टैंक में, तो मैंने एक किस्सा देखा था. शार्क टैंक में एक आदमी ने 10 साल की वारंटी दी थी, उसको 10 साल की गारंटी दी थी. अब 10 साल की गारंटी दी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए 10 साल रुकूंगा क्या? मैं रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज करूंगा, बट एक प्रोविजन क्रिएट करूंगा कि कितना रिटर्न करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ माय पास्ट परफॉर्मेंस. तो ये देखो, डिलीवरी इज मेड गिविंग द बायर एन अनलिमिटेड राइट टू रिटर्न. Recognition of revenue in such circumstances will depend on the substance of the agreement. But मैं आपको आंसर बता रहा हूं. What is you should do? You should recognize revenue
and what? Provide for provision. Sir, what is the difference between guarantee and sale on approval? Beta, there is a difference. In sale or approval, राजा बेटा जी, जो हमारी ट्रांजैक्शन फ्रेम होती है उसके अंदर शॉर्ट पीरियड होता है, एग्रीड, और उसमें जरूरी नहीं कि हर बार वो गुड्स यूज ही करेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर एक कंडीशन और थी कि व्हेन द बायर हैज डन एनी एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग द गुड्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि यूज कर लिया तो माल किसका हो गया? बायर का। वो ट्रांजैक्शन का स्वरूप अलग है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है उसके। बट गारंटेड सेल्स में आदमी यूज भी कर रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं है तो रिटर्न कर देगा, सेटिस्फाइड अभी नहीं है, 2 साल बाद में भी नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा। ऐसे केस में यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। ये ट्रांजैक्शन कम रहती है, सो क्रिएट अ प्रोविजन। ट्रांजैक्शन का स्वरूप अलग है और कुछ नहीं। कंसाइनमेंट सेल, आई थिंक तुम्हारे को कंसाइनमेंट टॉपिक था। कंसाइनमेंट सेल मतलब हमने माल भेजा एजेंट को। Whenever the goods are sent to the agent, you cannot recognize the revenue. You have to recognize the revenue only when the goods are sold by consignee, agent to third party. क्योंकि आप और एजेंट तो सेम ही हो। तो ये देखो क्या, डिलीवरी इज मेड whereby the recipient undertakes to sell the goods or on behalf of the consignor. Revenue should not be recognized until the goods are sold to a third party. बराबर है? नेक्स्ट, कैश ऑन डिलीवरी सेल्स। बेटा कैश ऑन डिलीवरी सेल्स सीओडी। सीओडी इज अगेन वेरी इजी। रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओनली व्हेन द कैश इज रिसीव्ड बाय यू और योर एजेंट। जैसे अगर आप अमेजॉन पर बाय करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी लिया अगर अपने सीओडी, तो सीओडी अमेजॉन को नहीं भी मिला होगा बट उनके एजेंट को मिल गया, दे कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। तो देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द कैश इज रिसीव्ड बाय द सेलर और हिज एजेंट। बोला भैया बेस्ट है। अब बेटा जी सर्विसेज के बारे में पहले देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स, ओके। इंस्टॉलमेंट सेल्स में क्या होता है राजा बेटा जी, देयर आर 2 ट्रांजैक्शन, वन इज हायर परचेस एंड द अदर वन इज इंस्टॉलमेंट। ये बहुत चमन वाली चीज है मैं जो पढ़ रहा हूं। इंस्टॉलमेंट सेल्स में क्या होता है कि द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। और हायर परचेस में क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड ऑन द डे 1। It is actually a financing arrangement there. Installment में there is no financing arrangement. है दोनों सेम, बट सालों ने नाम 2 अलग अलग रख दिए। तो अगर एग्जाम में है इंस्टॉलमेंट सेल्स तो उसका मतलब है प्रॉपर्टी इन द गुड्स वुड बी ट्रांसफर्ड एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यू शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। तब तक वो सेल नहीं है, तब तक वो एडवांस है। और दूसरा वाला कौन सा बेटा जी, समटाइम्स दे से दैट व्हेन जब बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं साइजेबल अमाउंट ऑफ द मनी इज रिसीव्ड, इन दैट केस रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये देखो इधर, रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू सेल प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द डेट ऑफ सेल। द इंटरेस्ट एलिमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली टू द अनपेड बैलेंस ड्यू टू द सेलर। इज दैट ओके? ये हायर परचेस वाला किधर है? बेटा ये वापस एक बार देखेंगे। सो इसके अंदर रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट? यार कुछ तो गड़बड़ है इधर, कुछ तो गड़बड़ किया है। मुझे लगता है इसका बैर टेक्स्ट ओपन करना पड़ेगा। नो 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 नो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। सेल ऑफ गुड्स, ये कौन सा कर रहे थे? इंस्टॉलेशन फीस। इंस्टॉलमेंट सेल्स की तरह कंसाइनमेंट हो गया, गारंटीड सेल हो गया, ऑन अप्रूवल हो गया, सीओडी हो गया, सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। ये बेटा मैंने बराबर लिखा। सेल्स वेयर द परचेसर मेक्स अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट टू द सेलर एंड द सेलर डिलीवर्स द गुड्स ओनली व्हेन द
final payment is received. Revenue from such sales should not be recognized until the goods are delivered. However, when experience indicates that most such sales have been consummated, revenue may be recognized when significant deposit is received. इसको इंस्टीट्यूट इंस्टॉलमेंट सेल्स बोलती है, समझे कि नहीं? इसको इंस्टीट्यूट क्या बोलती है? इंस्टॉलमेंट सेल्स. सो इंस्टॉलमेंट सेल्स का रूल क्या? जो बेटा उधर लिखा है वो गलत लिखा है, वो हायर परचेस का रूल लिख दिया उन्होंने. तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल का एक एग्जांपल लिख कर देता हूं, सुन लो. मैं हर दीपावली के पहले मेरी वाइफ के लिए गोल्ड लिया करता था. अब नहीं लेता. क्यों नहीं लेता? क्योंकि अब उसको पसंद नहीं है. नाउ शी वांट्स डायमंड. लोचा है जिंदगी के. एंड आई अंडरस्टूड दैट डायमंड इज 10x कॉस्टलियर देन गोल्ड. फट गई मेरी, बट ठीक है. सो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था. मैं बहुत सिंपल सा काम था, मारवाड़ी हूं, बुद्धि लगाई मैंने. मैं हर बार जाने के वक्त जब गोल्ड खरीदता था उसके पहले एक पैसा देके आ जाता था उनको कि हर महीना मैं आपको दूंगा 25,000 30,000 रुपए. सो एवरी मंथ आई यूज्ड टू गिव देम 30,000. सो 10 महीने मैं भरता था, 11 महीने में भरता था, 12वें महीने का वो भरते थे, और वो दीपावली आ जाती थी. फिर दीपावली को हम खरीदी करके लेके आ जाते थे. एंड मेकिंग चार्जेस समटाइम्स 0 रहते थे, कई बार एक इंस्टॉलमेंट वो डाल देते थे. बट इस केस में समझ में आ रहा है क्या? उसका पैसा मैं वापस रिटर्न नहीं ले सकता, मैं माल ही खरीद सकता. बट वो मुझे माल तब देगा जब उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी. तब तक वो मुझे माल डिलीवर नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या? वो इंस्टॉलमेंट सेल्स हुआ कि पहले सीरीज ऑफ पेमेंट हैज टू बी मेड. इंस्टॉलमेंट जब पैसा मिल रहा है तब सेल नहीं रिकॉग्नाइज हो सकते. सेल कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे विल सेल दी और व्हेन दे विल क्या बोलते, डिलीवर दी गुड्स. डू यू कॉपी दैट? ये है इंस्टॉलमेंट सेल. और हायर परचेज इसका अगेंस्ट है. हायर परचेज में माल पहली इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाता है. इन दैट केस रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. तो हमको काटना पड़ेगा. टेक्स्ट बुक में गलत छप गया, ये वाला लिख कर ले लो. इंस्टॉलमेंट सेल्स कुठे? इंस्टॉलमेंट सेल्स. हाँ, एक दिसते का पॉइंट नंबर 3. वो जितना छोटा दिख रहा है उतने में लिख लो. ये लिहून घेणे प्लीज. बीच वेक्स डोंट डिलेज. सर लिखा है स्पेशल केस में. हाँ, स्पेशल केस में लिखा है. हाँ, स्पेशल केस में लिखा है. वो इंस्टॉलमेंट सेल्स है. ठीक है, पब्लिक लिख रही है बेटा, अभी लिखने दे. वो अभी रुक नहीं पाएंगे क्योंकि उनको रोक दिया तो नी जर्क रिएक्शन आ जाएगी. वो बहुत भाग रहे फास्ट फास्ट, हाथ में लकवा आ सकते हैं उनके. तुम इधर देख नहीं रहे, ऐसी होड़ लगती है. रप 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 लिख रहे एकदम. चलिए भाई साहब, बात कर लूंगा अभी इधर स्पेशल केस की. तो ये जो स्पेशल केस है ना, ये वाला इंस्टॉलमेंट सेल इंस्टीट्यूट बोलती है इसको. यायला हिंसा तर शेंबडपणा चालूच असतं. इसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट सेल्स. बोलो भैया. और जो नीचे है वो कौन सा है? हायर परचेस है. इसको इंस्टॉलमेंट सेल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? हायर परचेस. हायर परचेस का लॉजिक सही है ये. एक बार इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन. बेटा क्या होता है, अगर कोई वस्तु इज सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन एंड इंस्टॉलमेंट, तो वो वस्तु भले ही डिलीवर होगी बट आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाला आदमी उसको इंस्टॉल और इंस्पेक्ट नहीं कर लेता है. डिलीवर हो जाने से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन देखना जरूरी है. दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वस्तु और इंस्टॉलेशन सर्विसेज दो अलग अलग चीजें आप बेच रहे हो तो उस केस में वस्तु का रेवेन्यू तुरंत रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बट इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू तभी होगा जब गुड्स आर इंस्टॉल्ड. ओके. हाँ, सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन. बेटा सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन के 2 रूल्स है. सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे आईसीआई की मैगजीन्स आती है, आपको आप पढ़ते नहीं हो मुझे पता है, आती है ना, तुम्हें पता है, तुमने उसके पैसे दिए.
तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, पैसे दिए जब तुमने रजिस्ट्रेशन भरा था तब। तो उसकी जो फीस है आईसीआई उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती? एसएलएम बेसिस। मतलब आपने एडमिशन लिया था फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ मे, तो मे से मे तक का भरा आपने, तो मई से लेकर मार्च का एक साल में आएगा और मार्च के बाद में अप्रैल से लेकर मई तक का दूसरे साल में आएगा, बराबर है ना? तो ये कब होता है? व्हेन द सब्सक्रिप्शन हैज गॉट द सेम वैल्यू, तो यू विल फॉलो एसएलएम। बट कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने कुछ एक ऐसे सब्सक्रिप्शन लिए थे जिसके अंदर शी यूज्ड टू गेट स्टोरी बुक्स और शी यूज्ड टू गेट सम एक्टिविटीज फॉर किड्स। बट वो कैसी एक्टिविटी थी कि जब उनकी स्कूल चल रही होती है तब बेटा जी नॉर्मल मिलता था, बट जब समर वेकेशंस है और या जब दीपावली वेकेशंस है या क्रिसमस वेकेशंस है, सो दे यूज्ड टू गेट हायर सेट ऑफ एक्टिविटीज। मतलब उनका प्रोडक्ट यूज्ड टू डिफर फ्रॉम मंथ टू मंथ। In that cases, SLM method is not useful. In that case, revenue should be recognized on the basis of the sale value of the goods in that particular year. तो ये देखो क्या लिखा है, revenue received or billed should be deferred, recognized either on straight line basis over time, और लिखिए और in ratio of, आगे लिखिए ये भी मिसिंग है, और in ratio of, or in the ratio of value of items delivered, or in the ratio of value of items delivered, or in the ratio of value of the items delivered. महाबली पहले कौन सा यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए? एसएलएम। और इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स डिलीवर्ड। ये देखना चाहते हैं इधर? बेयर टेक्स्ट ओपन हो जाए। अच्छा, बेयर टेक्स्ट के लिए इनको ये चाहिए, मला एक्सेस पाहिजे, ठीक है। पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिंदगी। सो राजा बेटा जी, इफ यू कम एंड चेक्स, वेयर आर यू गोना चेक इट? किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? या हाँ, ये देखो देखो ना, कुठे 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 कुठे, अरे देवा, सब्सक्रिप्शन, हाँ दिसते का? रेवेन्यू रिसीव्ड or billed should be deferred and recognized either on straight line basis over times where the items delivered vary in value from period to period. Revenue should be based on sale value of the item delivered in relation to the total sale of all items covered in the subscription. उधर आधी लाइन खा गई हो शायद से, वो बॉक्स में बैठी नहीं है पूरी। तुमको समझ में आया क्या बे? पक्का पूरी क्लास को समझ में आया? मुझे नहीं समझा। कौन से बेसिस पर? SLM। बट व्हेन द आइटम विच इज बीइंग डिलीवर्ड वराई इन दी वैल्यू, तब कौन से मेथड? वैल्यू ऑफ दी सेल वैल्यू इन द रेशियो ऑफ दी टोटल सेल वैल्यू, उस रेशियो में करना है। सही सर नो? तो जब मैं आपको बता रहा था गुड़िया को मिलता था मेरे समर वेकेशंस में ज्यादा एक्टिविटीज के आइटम्स मिलते थे, मैंने सब्सक्रिप्शन एक ही बार भरा था, तो उस केस में हमारी रेवेन्यू कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइटम्स, नॉट स्ट्रेट लाइन। चलिए भी आगे। पिल्लिया, एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन। Advertisement revenue should be recognized when the advertisement appears in front of the public. Advertisement appears in the media. तो जैसे आईपीएल के स्लॉट पहले ही बुक हो जाते, उसका पैसा पहले ही दे दिया जाता है, बट वो आदमी को जो पैसा मिला है वो रेवेन्यू नहीं दिखा सकते, उनको एडवांस ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू तब दिखा सकते हैं एज पर AS9 when the advertisement appears in front of the media. अभी फॉर एग्जांपल तुमने स्लॉट बुक करके रख दी है, 50 ओवर्स की मैच है और तुमने एडवर्टीजमेंट के स्लॉट बुक करके रख दिया, मैच 40 ओवर में खत्म हो गई, तो 41 से 50 ओवर का जो स्लॉट था उसमें एडवर्टीजमेंट जाएगा ही नहीं ना, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा उनको पैसा। बारिश आ गई, मैच बंद, तो एडवर्टीजमेंट किसको दिखाएंगे? बारिश में नहीं, दे आर टर्म्स एंड कंडीशन, मैच होगी तो उसके अंदर, समझे कि नहीं? बेस्ट है। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सर्विस इज कंप्लीट, और एजेंसी कमीशन इंश्योरेंस का स्पेशली व्हेन द पॉलिसी बिकम्स एक्टिव। सेस कई बार ऐसे होता है कि लोग प्रीमियम भर देते हैं, बट प्रीमियम भरने के बाद में उनकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, तो एजेंट ने रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि पॉलिसी अगर इश्यू होगी तो ही उसको रेवेन्यू मिलेगा। से यस, आगे बढ़ते। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बेटा जी, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड ईदर अंडर द कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और अंडर द प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, विच एवर रिलेटेड रेवेन्यू टू द वर्क अकम्प्लिश्ड। मीन्स व्हाट? समटाइम्स जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर्स, एक
रेलवेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो बहुत लंबे पीरियड में बनते हैं, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है? ऑन द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। और ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में आपको कहां पे पढ़ाऊंगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट A7 में परसेंटेज कंप्लीशन उधर हो जाएगा। बट कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जैसे पेशेंट का ऑपरेशन, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड, उसको प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन नहीं ले सकते। तो पेशेंट एडमिट हुआ 28 मार्च को, ऑपरेशन हुआ 2 अप्रैल को, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? मार्च और अप्रैल दोनों में इल्ल है, क्योंकि यहां पर मेन पैसा किसके लिए दिया गया था? ऑपरेशन के लिए। सो जब कोर एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसमें प्रोपोर्शनेट चलेगा ही नहीं गेम कि 5 दिन तक एडमिट रहा तो मार्च में 3 दिन था और अप्रैल में 2 दिन ना, इल्ल है। तो यहां पर क्या लिखा है? परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड ईदर अंडर द कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और अंडर द प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड विच एवर रिलेटेड रेवेन्यू वर्क इज अकम्प्लिश्ड। नाउ दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो टेंशन ना खोलो। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, वॉल्यूम रिबेट इज ऑल्सो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट अलाउड एंड रिबेट। रिबेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रिबेट ऑन डे 1 पता होता है कि अगर आपका वॉल्यूम 10 करोड़ रुपए के ऊपर गया तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई आपकी 10 करोड़ की, उसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगा 5%। रिबेट मिलेगा मतलब आपको बैकडेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका 5% पैसा वापस रिटर्न दिया जाएगा। यह सेल को बढ़ाने के लिए डे 1 को ही बता दिया जाता है। यह डिस्काउंट अलाउड आगे का नहीं है, डे 1 जिस दिन सेल हुआ तो जो आदमी बायर बाय कर रहा है उसने 10 करोड़ का बाय कर लिया मान लो माल, तो उस केस में अगर उसको रिबेट दिया गया 5% तो रिबेट उसको वापस रिटर्न देना पड़ेगा। सो रिटर्न रिबेट जो है एस्टिमेट कर उसको क्या करते हैं? सेल में से लेस, क्योंकि हर एक को रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट उसी को मिलेगा जो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। रिबेट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट बोथ आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट तो पता होता है, रिबेट पता नहीं होता। रिबेट फ्यूचर में पता चलेगा, इसीलिए उसको एस्टिमेट बेसिस पर सेल में से लेस कर दिखाते हैं। डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स। डिस्काउंट अलाउड इज शोन इन द P&L अकाउंट। पक्का? राजा बेटा जी अगला, सम मोर स्पेशल केसेस। सेल टू इंटरमीडिएट पार्टीज। बेटा सेल टू इंटरमीडिएट पार्टीज में अगर जिसको हमने माल दिया है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और अदर्स फॉर रीसेल, अगर वो हमारा मुख्यतः एजेंट है देन रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बट अगर हमने प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर कर दिए उस डीलर एजेंट को, इन दैट केस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। इसमें 2 केसेस है। न्यूज़पेपर्स, कौन सा? न्यूज़पेपर। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के अलग अलग एजेंट है, वो क्या करते हैं? उनको न्यूज़पेपर दे देते हैं। बेटा पुराना जमाने की बात कर रहा हूं, न्यूज़पेपर आज की तारीख में घर में आते हैं ना, वैसा नहीं। न्यूज़पेपर एक जमाने में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। न्यूज़पेपर के रास्ते में ठेले लगते थे और लोग रास्ते से न्यूज़पेपर उठाते थे। मतलब कहीं यहां पर जा रहे घूमने के लिए, मतलब लोकल में जा रहे, तो लोग वहां से न्यूज़पेपर, मोबाइल का जमाना नहीं था तो उस जमाने में न्यूज जो होती थी ना वो दिए जाते थे एजेंट्स को। तो एजेंट उनको बाय नहीं करता था न्यूज़पेपर्स को। एजेंट क्या करता था? उस दिन सेल करने की कोशिश करता, जितना सेल हो गया वो ठीक, नहीं सेल हो गया वो वापस रिटर्न गया। इस केस में ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट द सेल वाज नॉट डन। सेल हुआ नहीं था, वो सिर्फ एजेंट था उसका। मिल्क, सुबह सुबह आज भी जाओगे आप पुणे के, ओल्ड पुणे में आज भी तुम देखोगे वहां पर दूध पंडरी के यहां पर दूध के ये सब लगे रहते हैं। लोग आकर दूध कलेक्ट कर लेकर जाते हैं। जो सेल नहीं हुआ वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है। उस केस में जिसको वो माल देती है ना, कातरेज डेयरी जिनको वो दूध देती है, दैट इज नॉट इट सेल, इट इज जस्ट गिवन टू द एजेंट। तो जब सेल मतलब गुड्स दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल हो गया। सो अगर एज ए एजेंट दी है तो देन द सेल कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। बट ऐसे कुछ डीलर होते हैं जिसके इसमें व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड एंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बिलोंग टू व्हाट? बायर। ये देखो इधर, रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप हैव पास्ट। अरे समझेगे नहीं, बट अगर इन टर्म वो डीलर ही है आपका, मतलब इन टर्म वो आपका एजेंट ही है, देन रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हाँ सर मेरे दादाजी वहीं वर्क करते थे। कहां पर? अब बेटा जी पार्शियल पेमेंट्स। अब ये इसमें क्या है, अगर मान लो कोई ऑर्डर आया कि मेरे को केक बना के दो जिसके अंदर एक बाहुली नाचनी चाहिए, हाँ गोल घूमती है ना, हाँ ये छोरी समझ गई, मेरे को ऐसा केक बना कर दो जिसके अंदर वो ऐसा नाचनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसके अंदर पैसे दे दिए,
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बिकॉज द गुड्स आर येट टू बी डिलीवर्ड, नहीं मैन्युफैक्चर्ड। सो यस, उस केस में रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी टू द बायर बाय द थर्ड पार्टी। मतलब जब तक माल रेडी नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का सवाल ही नहीं। किसको बेच रहे तुम? जो नहीं है उसको। सही है। और सेकंड वाला तुमने सुना होगा, इसकी शादी हुई, उसकी शादी हुई। इस बार किसकी हीरोइन की शादी हुई? किसकी? हाँ ठीक है, अंबानी की। तो अंबानी को क्या बात करेंगे अपन, क्या उनकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर लेंगे, छोड़ो ना यार। हाँ, और हाँ कियारा एडवाणी की हुई। तो उसके केस में उसने कौन से कलर का लहंगा पहना था? क्रीम कलर का। अरे सर याद है, मैं तो चेक कर रहा था कमी ने। तुम्हारा लाइट पिंक था, वाह, इसको क्रीम दिखा, तुमको लाइट पिंक। अच्छा है, ठीक है। तो उस केस में जो लहंगा बनाया गया था ना, उसके पैसे पहले एडवांस में दिए थे उसने। मैं एस नहीं पढ़ा रहा हूं अभी भी। उसके पैसे उसने एडवांस में दिए होंगे, हाँ या ना? उसने जो नेकलेस बना होगा वो डिजाइन बनाकर पहले दी होगी कि भाई हाँ मेरे को ये बना कर दे। तो उस केस में पार्शियल पेमेंट वाज डन, बट माय डियर फ्रेंड दे वर सब्जेक्ट टू सम स्पेशल कंडीशंस। तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। ये लो, ये क्या बोल रहा है? रेड ग्रीन येलो ऑरेंज, इतना कैसे पता है बे? Special order and shipments where payment is received for goods not presently held in stock. The stock is yet to be manufactured or it will be delivered directly to customer from third party. तो उस केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? Only when the goods are purchased, manufactured and ready for delivery. ये बात समझ में आने को ना? Yes or no? बेस्ट है। ये इंस्टॉलमेंट सेल का बता दिया। अच्छा, जब कभी भी सेल और रीपरचेस, जब कभी भी सेल और रीपरचेस के एग्रीमेंट साइमल्टेनियसली हो, वो सेल नहीं है। मैंने माल सेल किया और वापस ये भी एग्री कर रहा हूं कि तुमसे ये मैं वापस परचेस करूंगा, सेल कहां हुआ? मैं माल पर अभी भी कंट्रोल करके रखा हूं, तुम किसी और को बेच नहीं सकते। तो राजा बेटा जी, इस केस में व्हेनेवर देयर इज अ सेल एंड रीपरचेस, एक्चुअली इट इज अ फाइनेंस अरेंजमेंट। क्या है? फाइनेंस अरेंजमेंट। फाइनेंस अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ कि मैंने ये तुमको माल बेचा, मुझे पैसे आए, फिर मैं क्या बोलता हूं, ये माल मैं वापस खरीदूंगा तुमसे और तुमको पैसे दूंगा। तो एक्चुअली ये सिक्योरिटी दी गई और मैंने लोन लिया, ये सिक्योरिटी वापस लूंगा, लोन का रिपेमेंट करूंगा। गोल्ड लोन, ओके, उसको सेल नहीं बोल सकता। पिलिया, ये AS9 फर्स्ट फेज खत्म हुआ जिसमें मैंने बोला ये इजी लगेगा और फिर डिफिकल्ट भी। ये इजी कब लगेगा? जब तुम स्टैंडर्ड पढ़ोगे तब इजी लगेगा। जब आंसर सॉल्व करना, ये कब पढ़ा था मैंने ऐसा? तो एक बार पढ़कर निकाल दो, फिर भी मैं आपको हेल्प करूंगा। कर लो, पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। एक बार फुर्ती से इसको पढ़ के निकाल दो, मैं आपको इसके लिए दूं। और मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसको पढ़ के निकाल लेना, क्योंकि मुझे वो शब्द वही के वही चाहिए। मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 5 मिनट। समय शुरू हो गया। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा, माइक रेडी कर रहे? डर नहीं रहे साले? बहुत प्रेम से बात करने की कोशिश करता हूं, बट है तो है कमीने। किसको रिवीजन बुक मिल गई? दुर्गेश भाई, ये सब आपको रिवीजन बुक सॉफ्ट कॉपी में भेजी गई थी। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, जो रिवीजन बैच ने जिन्होंने सिर्फ एनरोल किया था, उनको हार्ड कॉपी मिली।
ये सारथी याद आ गया बेटा। हो गया क्या 5 मिनट? 30 सेकेंड और। यस, ये वो आरती ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप पास होने के लिए कुछ बताने वाले थे, वो याद आया क्या? तो मुझे याद आ गया, बताना होंगे। हाँ, बट तुमको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा वो सुनकर, क्योंकि तुमको लगे येड़ा है कुछ भी बोलता है। तो मैं आपको बता दूँ, 2 चीज़ें होती है पास होने के लिए। एक होती है आपकी टेक्निकल चीज़ें जो आप यूट्यूब पर हर जगह सुनते हो। शायद मेरे भी लेक्चर में बच्चन सुना होगा, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, इतनी बार रिविजन करो उतनी बार रिविजन करो, राइट? तो एक चीज़ क्या, टेक्निकल्स, मतलब एक है टेक्निकल। टेक्निकल मतलब जो आपने सब सुन लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है? और दूसरा क्या होता है पता है तुम्हें? नाउ आई टेक माई एग्जाम्पल एंड 2 to 3 एग्जाम्पल्स सो दैट इट विल बेटर अंडरस्टैंड इट। मुझे नहीं पता कब सक्सेसफुल होंगे, बट हो जाएंगे। सो हाँ, सिर्फ उससे नहीं होंगे, पर सिर्फ उससे नहीं हो सकते। सो मैं जब सक्सेसफुल नहीं था, मतलब मेरी 100 की बैच बनने के लिए मुझे लगता है 5-6 साल लग गए, ज्यादा। 100 की बैच बनने के लिए 5-6-7 साल ज्यादा लग गए। बहुत बेकार समय था। मैं साल के कितने 200-250 बच्चे पढ़ाता था। तो पढ़ाता तो ऐसे ही था, अच्छा आदमी था मैं, बट सक्सेसफुल नहीं था। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन 4-5-6 सालों के बाद में मैंने कुछ किया जिसकी वजह से मैं चेंज हुआ, मतलब मेरा चीजें चेंज हुई। फिर आपको और एक उदाहरण देता हूं। इरफान पठान तो क्रिकेटर ना, इरफान खान अभी नहीं है इस दुनिया में, बहुत उम्दा एक्टर थे। उन्होंने बोला कि सक्सेस को कोई अपन अपने नाम पर रेट कर ही नहीं सकते। सक्सेस इज ऑलवेज द आउटकम ऑफ, if you are at the right place at the right time, you are successful. Right place, everything is right, you are successful. Now third case, if I tell you an example success ka, sometimes it will happen that nothing is going in your favor. Lord Rama, nothing was in his favor. What was in his favor? Nothing, ghanta favor. Lord Sri Krishna, nothing was in his favor. Childhood could not stay with mama. फिर in the second stage घर के लोग दुश्मन बन गए, सगे मामा दुश्मन। फिर थर्ड केस में उनको ये छोड़, मतलब जिनसे प्यार करते थे, जिनके नाम से आज जोड़ा जाता है, उनसे अलग होना पड़ा, राधा जी से। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि had a happening life. I don't think so we can say that it's an happening life.
But in spite of that, you have to do good. Karmas don't go wasted. If you don't have anything to donate, if you don't have anything to give good thoughts. This is mandatory. Without this, I have not seen a single person in my life who has been successful. Not even one. The conviction जिसको हम बोलते हैं, और वो कन्विक्शन आता है अच्छे डीड से, अच्छे काम से. कुछ अपेक्षा के साथ करोगे तो कोई मतलब नहीं. जैसे हम चींटी को खाना देते हैं या कभी कुत्ते को खाना देते हैं तो उससे अपेक्षा थोड़ी ना रखते. नो. सो यू हैव टू फोकस ऑन गुड डीड्स. अपने यहाँ पर पीपल गिव समथिंग ऑन नाग पंचमी टू स्नेक्स ऑल्सो. What they have always said that कि what Nag is going to give you back is not important for you. What is important is that you are giving. That you should always have that mentality of giving. So giving best, giving good thoughts, if it is possible financially, if it is possible through karma, that is through श्रमदान, कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहो, उसका इम्पैक्ट जाता है. ये मेरे को कल क्यों याद आया था जब मैं आपसे लेक्चर ले रहा था, क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का आया था आंसर, अगर आपको याद होगा तो. उसका आंसर डिट्टो मैच हो रहा है, मतलब एक हाथ वर्ड इधर उधर, बट ऐसा नहीं कि उसको उसमें 0 मार्क्स मिल जाए. क्या पता किस परिस्थिति में वहां पर रहा होगा और क्या उसके मार्क्स कटे वगैरह वगैरह XYZ. सो इट इज ऑलवेज अबाउट बिलीव इन द स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स एंड फॉलोइंग इट. कल एक बहुत अच्छा रील देखा मैंने, बहुत अच्छी, इतना सा बता देता हूं. ये बंदा भी बहुत जोरदार है. ये सलमान खान के पिताजी सलीम साहब, उन्होंने कोई चीज एक्सप्लेन करी. सो ही टुक अप इन हिज हैंड हिज दिस हैंकरचिफ. बहुत अच्छा बताया उन्होंने बताया कि ये एक छोर है और ये एक छोर है किसी भी चीज का. सो सेड कि दैट लाइफ का बर्थ अपने हैंड में नहीं है, डेथ भी हैंड में नहीं है. सो यू डोंट हैव बर्थ इन योर कंट्रोल, वेयर यू आर गोना बॉर्न, एंड व्हेन यू गोना डाई, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू गोना डाई, नथिंग इज. सो ऐसा कि कोई एक छोर अगर अपने कंट्रोल में हो ना, सो वी से दैट इट इज अंडर कंट्रोल. व्हेन बोथ दस थिंग्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, टुमारो इट माइट हैपन दैट यू क्वालिफाई CA एंड नेक्स्ट डे यू डाई. देयर आर केसेस बडी, देयर आर केसेस. व्हाट आर यू टॉकिंग? देयर आर सच केसेस. या देयर आर सच केसेस. व्हाट डू यू से अबाउट पंत, ऋषभ पंत? क्या बोलेंगे? सब लोग बोलते रहेंगे लाइफ एकदम सेट है, अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है. बूम, वन फाइन डे गायब. होता है मेरे भाई, होता है ऐसा. सो ध्यान में रखो, अच्छे कर्म करो. ये मैंने जो सीखा वो बताया. तुम मानोगे नहीं अभी, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं ना, तब उसके अंदर चीज होती है कि भाई सब चीजें हासिल कर सकते हैं ऐसा लगता है. कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ करने के बाद में हासिल नहीं करोगे. जो डांसर नाचते हैं हीरो हीरोइन के पीछे, कई बार वो डांसर उन हीरो हीरोइन को सिखाते हैं. मतलब मुझे लगता है कैटरीना कैफ से कई सारे लोग अच्छा हिंदी बोल लेते हैं, कई सारे लोग अच्छा डांस कर लेते होंगे, और कई सारे लोग उससे सुंदर भी रहे होंगे. तीनों प्रतिभाएं एक साथ रही होगी. स्टिल कैटरीना कैफ इज सक्सेसफुल, अदर्स आर नॉट. ये होता है. आपको अगर लॉर्ड रामा हैड हिज ब्रदर विथ हिम, अरे क्या बोल रहा है मेरे भाई? नहीं, वो लाइफ अगर तुमको आज मिल गई ना, तुम नहीं हैंडल कर पाएंगे. क्यों बोल रहे खाली फुकट बच्चनबाजी ना. कोशिश करना, हो जाएगा. तो इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत भारी चीज है ये. CA करते वक्त बहुत बार लगेगा नहीं होगा यार, तुमको कन्विक्शन से बढ़ना पड़ता है. हो जाएगा यार, करते हैं. बहुत गंदा लगेगा अंदर से, बहुत ऐसे निराशा होगी, इतना वास्ट सिलेबस है, ये करने गए तो दूसरे सब्जेक्ट की चिंता, दूसरा करने गए तो इस सब्जेक्ट की चिंता, ये पढ़ रहे तो उसका याद आ रहा है, इसको कर रहे तो उसका याद आ रहा है. करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, हो जाती है चीजें, हो जाती. जस्ट कीप डूइंग इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. होगा नहीं होगा, करते रहे बस. तो द माउंटेन मैन मूवी देख लेना, मांझी,
समझ में आती चीज है। एक आदमी छन्नी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ देता है भाई, जो जेसीबी से करने के लिए भी टाइम लगता है, वो अपनी जिंदगी के 18-20 साल तक वो तोड़ते ही रहता है पहाड़, जस्ट बिकॉज हिज वाइफ डाइड देयर, कुड नॉट क्रॉस द माउंटेन एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। होता है सब होता है। चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो आरती बेटा सॉरी, मुझे अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, कुछ बहुत भारी नहीं बताया तो आई एम सॉरी, बट मैं सही में यही कहने वाला था तुमको उस दिन भी। May 19 का क्वेश्चन है, तो क्या है? गिवन बिलो इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बीएस लिमिटेड, गुड्स ऑफ ₹50,000 वर सोल्ड ऑन 18 मार्च 2018, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दिस वर डिलीवर्ड ऑन 15/4/2018। अबे ये तो मालूम होगा, क्या करेंगे? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इतना सा बोलकर नहीं चलेगा पांडे जी, जल्दी जल्दी बताओ, मुंह में पोपट के जैसे क्या क्या चीजें और बोलोगे। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द प्रॉपर्टी और द गुड्स आर देयर इन द हैंड रेडी फॉर डिलीवरी, बायर एक्सेप्ट्स बिलिंग एंड एक्सेप्ट्स टाइटल। यही पढ़ा था ना? देखो इसके आंसर में वही है क्या? उन्होंने बोला ठीक है यार, इसको नहीं, इसका आंसर है ना, हम May 19 के इसमें से पढ़ते। तुम अभी ये सुनते जाओ और बताओ। 13(1) गुड्स ऑफ 1,25,000 आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ऑफ विच 20% ऑफ द गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी एज ऑन 31 मार्च 18। कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? 1,25,000 इंटू 80% रिकॉग्नाइज करेंगे ना? वाह वाह, वेरी गुड बेटा। 1 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? और 25,000 विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू। So in case of consignment, only when the goods are transferred to the third party, only then you should recognize the revenue. Do you agree? 1 lakh worth of goods were sent on approval on 1/12/2017. The period of approval was 3 months, after which they were considered sold. Buyer sent approval for 75% of the goods on 31st January 18, and no approval or disapproval for the remaining goods till 31st March 18. कमीना क्यों कमीना? 3 महीने हो गए, 1/12 को भेजा था, 3 महीने 28 को ही हो गए थे ना, 28 फरवरी को ही। तो इसमें क्या लिखेंगे? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस ओनली व्हेन द गुड्स आर एक्सेप्टेड फॉर्मली और बायर डज एन एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग देम और द टाइम टू रिजेक्ट द गुड्स हैज लैप्स्ड और वेयर द उस टाइम स्पेसिफाइड रीजनेबल टाइम हैज लैप्स्ड। यही है ना? तो देखो ये आंसर लिख पाएंगे क्या आप? देखो ये तुमको एग्जाम का आंसर दिखा देता हूं। आजा आजा, खुल जा सिमसिम, छिमछिम खुल जा। कहां है क्वेश्चन? तुम AS9 ग्रुप 2 में था। सजेस्टेड आंसर कौन सा है? May 19 है। ये दिख रहा है बी वाला, यही वाला है बी। आजा 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 आजा, ये देख लो। ये वाला देख लो पहले, थर्ड केस। ये थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल लिखते थे क्या तुम इसमें? एग्रीड। और अगर आपको याद है कि सेल ऑफ गुड्स के अंदर मैंने क्या क्या बताई थी चीजें, दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, अमाउंट इज डिसाइडेड एंड नो अनसर्टेनिटी एज टू द कलेक्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं, समझे? और उसके बाद में उनके ABCD कर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करने का बता दिया। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कर लियो अपने वर्ड्स में। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या? थर्ड हुआ ना अभी? नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखो ना, इंडिकेट इन ईच ऑफ द केसेस वेदर रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड व्हेन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS9। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड, क्या करते? इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? रेवेन्यू, एंड ओनली द नेट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। बराबर है? तो ये सब्सट्रैक्टेड होता है। Where goods are sold to distributor or others for resale, नहीं, are sold to distributor or others for resale, तो उस केस में हम क्या करते हैं? No, it depends upon the two cases.
If the dealer is an agent, revenue is recognized when they are sold to third party. But when the property in the goods is significantly transferred to the dealer, revenue should be recognized immediately. याद आ रहा है क्या? एक दूध वाला केस और एक ऑटोमोबाइल वाला केस या जो कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस है उसके बारे में देख लो आप. अरे हो नहीं. पुढचं, where seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date, will you recognize the revenue? No. It is what? Financing arrangement. Insurance agency commission for rendering services. When the insurance is active, और अगर ये रिन्यूअल है, when the renewal is active. 11 मार्च को क्लॉथ वर्थ ₹50,000 were sold to Xmart, but due to refurbishing of their showroom being underway, on their request, clothes were delivered on 12/4/2019. क्या करते? Delayed delivery at buyer's request, provided the goods are in hand, buyer accepts billing and title. Revenue should be recognized immediately. Say yes. तो बेटा जी पहला वाला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट्स आर डिडक्टेड. लिखा है क्या पहला वाला हाईलाइट करके? व्हेन सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, significant risk of ownership have been passed. However, in some situation the buyer may be in substance an agent. तो उसके मैंने 2 सिनारियो बताए थे, याद आ रहा है क्या? फॉर ट्रांजेक्शन ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है, याद आ रहा है क्या? इफेक्टिव कमेंसमेंट और रिन्यूअल डेट्स ऑफ द रिलेटेड पॉलिसीज, ये भी याद आ रहा है क्या? या तो पॉलिसी जब एक्टिव होगी तब, या रिन्यूअल हो जाने के बाद, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन 2 टाइप का होता है. सो यस. लास्ट वाला ये कौन सा था? क्या बोलते हैं? डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट. याद आई? गुड वंस. क्या है वे? क्यों किरकिर कर रहा है मेरे नाम से? और एग्जाम का क्वेश्चन. हाँ शे, कैन यू जस्ट इमेजिन व्हाट दिस पीपल हैव डन? पैथेटिक. आई डोंट लाइक दिस. टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम पर आओ. क्वेश्चन नंबर 1. सेम क्वेश्चन वापस पूछते हैं. एडवर्टीजमेंट कमीशन एक अलग है. एडवर्टीजमेंट कमीशन कब? When the related advertisement appears in the media, then revenue can be recognized. हाँ, ये December 21, 15 नवंबर की बात है. Goods worth ₹5 lakh were sold on approval basis. The period of approval was 4 महीना, after which they were considered sold. Buyer sent approval for 75% goods sold up to 31st Jan and no approval or disapproval up to 31st March. मतलब क्या करते हैं? मेरे हिसाब से 4 महीने हो गए, क्योंकि 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, 31 मार्च तक तो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए. अगर उसने रिजेक्ट नहीं किया तो सेस. 31 मार्च गुड्स वर्थ ₹2,40,000 वर सोल्ड टू ब्राइट लिमिटेड, बट ड्यू टू रीफर्निशिंग ऑफ देयर शोरूम. करते क्या? डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट. रेनबो लिमिटेड सप्लाइड गुड्स 6 लाख टू श्याम लिमिटेड एंड कंकरेंटली एग्रीज टू रीपर्चेस. फाइनेंसिंग. तो रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. ड्यू लिमिटेड यूज सर्टन असेट्स ऑफ रेनबो लिमिटेड. रेनबो लिमिटेड रिसीव्ड 7.5 lakhs and ₹12 lakh as interest and royalty respectively from Dew Limited during the year 2021. So Dew ने रेनबो की कुछ असेट यूज करी थी और रेनबो लिमिटेड रिसीव्ड 7.5 lakh and 12 lakh as interest on time basis, royalties on the basis of the contract on accrual basis. 8वीं 25 दिसंबर को 4 लाख और सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑफ विच 40% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एट द ईयर एंड एज ऑन 31st मार्च. लिखता है क्या? सो इस केस में 40% विल बी शोन एज स्टॉक एंड रिमेनिंग 60% विल बी शोन एज रेवेन्यू. से यस. So my dear students, this was exam questions which were done. There was one more exam questions which I want to do it with you. क्या बेटा? MTP में भी है? करते तुरंत सर. पहले वो करे कि ये करे, ये देख लेते पहले. 6th क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आईपैड है ना धोखा दे रहा है बहुत, उसको कुछ भी जोड़ा कि कुरकुर कर रहा है. 6th पढ़ो. 6th. हाँ संतोष बोलना. फैशन लिमिटेड है संतोष, इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट. दे प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2021.
15 जनवरी को गारमेंट वर्थ रुपीज 4 लाख % टू आनंद, वाव, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑफ विच 25% और वर लाइंग अनसोल्ड विद आनंद। करते हैं 75% रिकॉग्नाइज करो, 25% स्टॉक दिखाने का एट कॉस्ट। गारमेंट 1,95,000 was sold to Shine Boutique on 25 March, but at the request of the Shine Boutique, this was delivered on 15 April. Delivery delayed at buyer's request। और आपको पूरा बच्चन लिखने का। 1 नवंबर, sheet cheap, I don't like this nonsense anymore। Is it not cheap? Yeah, very cheap, yeah। So can you please check it up? एक सेकंड। ये बच्चा बोल रहा है कि इस बार के एग्जाम में भी था AS9 पर क्वेश्चन। कुठला क्वेश्चन है रे? ओ जंपुड़िया, तुझे नहीं मालूम? ये वाला नहीं रे, ये तो बायबैक का है, ये PPE का है, ये इन्वेस्टमेंट का है, ये लीज का है। अच्छा तू 3 बोल रहा है नीचे, ये 5 हो गया, ये 4 बार का। इश पढ़ो एक बार। Y Limited use resources of X Limited. In return, X Limited received 10 lakh and 15 lakh as interest and royalty respective from Y Limited during the year 22-23. You are required to state whether on what basis these revenues can be recognized by X Limited. लिख लेना एक बार आंसर्स। और ये पेपर तो मैंने नहीं बनाया, इंस्टीट्यूट का ही है, और एकदम लेटेस्ट है, इससे लेटेस्ट तो हो नहीं सकता है। आगे की MTP2 भी ठीक है। ये बेटा इसका आंसर लिख लेंगे सर। एक MCQ भी है, एक का 1 MCQ, मतलब कौन सा है तुम? क्या बोल रहा है? एक का 1 MCQs फर्स्ट वाला क्या? नहीं तो रिटायरमेंट प्लान का है। हाँ ये वाला क्या? अच्छा, Seas Limited, the company is in the business of tours and travel. It sells holiday package to the customer. The company negotiates upfront with airlines for specified number of seats in the flight. The company agrees to buy specific number of tickets and pay for those tickets regardless of whether it is able to resell all of those in package. इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। The rate paid by the company for each ticket purchase is negotiated and agreed in advance. The company also assists the customer in resolving complaint with the service provided by the airlines. However, each airline is responsible for fulfilling obligation associated with ticket, including remedies to customer for dissatisfaction with the service. The company is evaluating, और फिर कंपनी बॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये कुछ एम्प्लॉय का है, फिर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ इज अ सब्सिडरी ऑफ एंड हाँ। Now on what basis the revenue recognition of Seas Limited as per the requirement of accounting standard? Now let me explain you what is this question. So imagine करो आप एक एंटिटी हो, ओके? तुम आंसर खुद देंगे। तुम इमेजिन करो कि तुम एक एंटिटी हो। मैं तुमको 2 एंटिटीज के पिक्चर बनाकर देता हूं,
और मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक है एमएमटी, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप क्या करता है कि इंडिगो या जितनी भी एयरलाइंस है उनसे टिकट बाय कर लेता है, और टिकट बाय कर कर उनको बोल देता है कि मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एक स्पेशल प्राइस पर मैं बाय कर लेता हूं, मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं सेल कर पाऊंगा, ये मेरा लुकआउट है, मैं आपको पैसे दूंगा। पॉइंट टेकन? नॉट एट टेकन। शैल आई एक्सप्लेन अगेन? एमएमटी ऑलरेडी बुक्स, लेट्स से एग्जांपल 5000 टिकट्स, पहले ही बुक कर देते सारे। वो बोलते कि फिर हम इसको आगे कस्टमर को बेचेंगे, हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे हमारा लुकआउट है, आपको 5000 टिकट्स के पैसे मिलेंगे। पॉइंट क्लियर? दूसरा और एक है मेरा एजेंट, जो एजेंट को मैं कॉल करके बोलता हूं कि भाई सुनना, मुझे जाने का है हैदराबाद, उसकी टिकट बुक कर। तो वो क्या करता है, एजेंट चेक करता है उनके पोर्टल पर, उसके पास एजेंट कोड पासवर्ड रहता है, और फिर बोलता है कि ठीक है ये टिकट की प्राइस है, मैं उसको टिकट के पैसे देता हूं, वो मेरे लिए टिकट बुक कर दे देता है। सारा देखने का काम वो करता है। रेलवे टिकट्स जैसे, रेलवे टिकट्स कैसे होते हैं बेटा जी? मैं एजेंट को कॉल करता हूं, एजेंट मेरे बिहाफ पर टिकट बुक कर देता, बात खत्म। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पहले ये आइडेंटिफाई करो, दोनों में क्या फर्क है, एमएमटी में और एजेंट में क्या फर्क है? स्टार्टिंग में परचेस करो और पूरी रिस्क इसकी है, तो ये एजेंट नहीं है एक्चुअली एमएमटी, ये इंडिगो का एजेंट नहीं है, उसने बाय किया और बाय कर वो सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं भी सेल हुआ तो ये करेगा, बट इस केस में एजेंट सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है। सो इन केस ऑफ एजेंट द रेवेन्यू इज ओनली कमीशन, बट इन केस ऑफ एमएमटी द सेल वुड बी व्हाट, वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इन केस ऑफ एमएमटी जो कोई भी आप पैसा दोगे वो ग्रॉस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब वो ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ग्रॉस माइनस जो खर्चा एक्सपेंस, नेट बेसिस पर नहीं कर सकता, क्योंकि कमीशन नहीं है, कमीशन नेट बेसिस पर होता है। सही है? सो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए? ग्रॉस बेसिस, बट इट डिपेंड्स अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो। तो इसका आंसर ग्रॉस बेसिस होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप आंसर एक बार देखकर बता सकते कोई? इसके आंसर से आगे बता रहे थे ना बच्चे कुछ। तुमको क्वेश्चन समझ में आया क्या है? देवा अभी सुनते क्या, जब तक कोई तो आंसर देखो। नवंबर 19 हो गया था। इंटरेस्ट आएगा टाइम प्रोपोर्शन एंड रॉयल्टी व्हेन रिसीव्ड नहीं सिखाया मैंने, कमी नहीं है। रॉयल्टी इज ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द दिस थिंग, इस पर है। अभी तक देखे, कंपनी सेल्स गुड्स विथ राइट टू रिटर्न, द फॉलोइंग पैटर्न हैज बीन ऑब्टेन्ड। टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, ये गारंटीड परचेसेस होता है ना, वो वाली बात चल रही। हाँ ग्रॉस है ना? यस। और अगर वो एजेंट रहा तो एजेंट कमीशन विल ओनली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज कमीशन। ये आपने इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ा होगा। इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर एजेंट का सिर्फ कमीशन के बेसिस पर देखा जाता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज नॉट विद हिम, ही इज जस्ट डूइंग द टर्नओवर एज एन एजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। बेटा ये कौन सा है पता है आपको? वो गारंटीड सेल वाला क्वेश्चन है। टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव सेल्स विद इन 10 days, between 11 and 20 days, between 21 and 30 days, between 31 and 45 days. Company has made sale of 30 lakhs in the month of February 15 or 36 lakh in the month of March 15. The total sales for the financial year have been 450 lakh and the cost of sale was 360 lakh. Determine the amount of provision to be made and revenue to be recognized in accordance with AS9. A year may be considered 360 days. अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि guaranteed sales में revenue is recognized immediately, but you also make proportion, that is provision for returns. तो अब इस केस में देखो जरा बेटा, 30 लाख कब हुआ बेटा जी? February. सही सर? और बेटा जी उसके बाद में अगर आप इन दिन में उसको फिट बिठाएंगे तो कितना बैठता है, मैं आपको समझाता हूं। बेटा जी मैक्सिमम कितना है? 9% टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस विद इन 10 days, विद इन 11 and 20 days। अब बेटा मैं लिख नहीं पा रहा हूं, इधर थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो बेटा आप ये देख लो, विद इन 10 days, बिटवीन 11 and 20 days, बिटवीन 21 and 30 days एंड बिटवीन 31 and 45 days। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न करने के चांसेस कितना? 5% ऑफ क्यूमुलेटिव।
जो 11 to 20 डेज है 7% ऑफ क्यूमुलेटिव सेल्स, तो बेटा 7% एब्सोल्यूट नहीं है, 7% इंक्लूड्स 5%। आप देख लो 5, 7, 8, 9 कभी भी परसेंटेज रिड्यूस नहीं हुआ है। सो मतलब उनका बोलने का तात्पर्य क्या है कि पहले 10 दिन में 5% रिटर्न आ जाता है, फिर अगले 11 से 20 दिन में 7% आता है ऑफ द टोटल। इसका मतलब कितना, 2% आ रहा है उसका। बट आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, यस और नो, और आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। बोलो ना हाँ। सो क्या हम आगे बढ़े? ये इधर देखो बेटा, सेल्स वैल्यू राइट 36 डिवाइड बाई 3, ये कैसे निकाला बेटा जी? मार्च का सेल देखो कितना है, 36 है क्या? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बेटा? मार्च का सेल कितना है बेटा जी? 36 है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा जी, टेन्यूर कैसे दिए? 10, 20, 30 दिन, मतलब कितने दिन के टुकड़े टुकड़े किए? 10 10 10 दिन के टुकड़े किए। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की वजह से ऐसा हो रहा है। सो बेटा जी हमारा सेल कितना होगा? 12 12 12। पहले ये समझ में आया कि नहीं यार? मार्च का वर्कआउट कर रहे प्रोविजन है ना। सो मार्च का लास्ट 10 डेज, फिर उसके पीछे के लास्ट के और 10 दिन, फिर उसके पीछे के और लास्ट 10 दिन, ऐसे ही बोला है ना। देखो 10 डेज, 11 to 20 डेज, 21 to 30 डेज, ऐसे ही बोला है ना। तो 10-10 दिन का गैप है। सो कैन आई नॉट से ये 12 और ये 12? अब इसका प्रोविजन कितना होगा बेटा जी? 5%। और ये क्यूमुलेटिव 12 होगा, इसका कितना होगा? 7%। जरा देखो, ये 12 ओके, इसका 5%, एग्रीड। और बेटा जी अभी क्यूमुलेटिव सेल्स कितना हो गया? 12 और 12 24 हो गया क्या? तो इसका कितना आएगा? 7%। और फिर बेटा जी 12 और 12 12 36, क्यूमुलेटिव लेना है, इंक्रीमेंटल लेना है, तो कितना हो गया बेटा जी? 8%। कीप ब्रीदिंग, नाउ चेक द लास्ट पॉइंट बेटा जी। फिर उसके बाद में क्या होगा? 31 to 45 डेज बोला है ना, मतलब कितना? 15 दिन। फरवरी में सेल कितना है बेटा जी? आवाज नहीं आ रही? 30 है क्या? सो बेटा जी 30 डिवाइड बाई 2। अब ये मत बोलो कि फरवरी में कितने 28 दिन होते, उन्होंने बोला लास्ट में ईयर में कितने दिन है? 360 डेज, मतलब हर एक महीने में कितने दिन होंगे? 30, ये अज्यूम करने के लिए बोला है। सो बेटा जी 15 दिन निकालना है, तो मैंने क्या किया? फरवरी के सेल को डिवाइड बाई 2 किया, कितना है? 15। 36 प्लस 15 कितना आ गया? 51। पहले स्केल पर मैंने क्या किया? क्यूमुलेटिव सेल्स निकाला। पहले स्केल पर मैंने क्या निकाला? क्यूमुलेटिव स्केल निकाला। पहले 10 डेज का 12, फिर 24 दिन तक का कितना? 24, फिर 30 डेज का, नहीं 20 डेज का 24, फिर 30 डेज का 36, और फिर बेटा जी और अगले 15 दिन का हमने कितना निकाला? 15, तो 51, एग्रीड। और बेटा जी अब आपको ये परसेंटेज दिए कि नहीं दिए? सो बेटा जी अगर परसेंटेज दिए तो लाइकली रिटर्न कितना है बेटा जी? कैलकुलेटर पर लीजिए, 12 इंटू 5%, 0.6 इन लैक्स। अगला कौन सा है बेटा जी? 24 इंटू 7% कितना है? 1.68, 2.880 एंड 4.590, ये परसेंटेज लिए। डू यू एग्री? इतना सेल क्या आएगा? लाइकली रिटर्न आएगा। इतना सेल रिटर्न आएगा। सुनो अभी जरा ध्यान से, मुझे इधर तक बता दो समझ में आया कि नहीं। पहले वाला पार्ट में मसला हो जाता है कि वो समझ में नहीं आता भिंडी क्या चल रहा है, वो 12 12 या 12 24 36 और 51 कैसा है वो समझ में आया, परसेंटेज जो दिए वो पता चला, और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ सेल विच आर लाइकली टू रिटर्न वो हमने लिया। पक्का? कीप ब्रीदिंग एंड लिसन टू मी केयरफुली। डिवाइड बाय 3 क्यों किया बेटा? मैंने बताया तो सही ना, एक महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड कर तो 10-10 दिन आएगा। तुमको मार्च का सेल चाहिए लास्ट के 10 दिन में, फिर मतलब 20 से 30 दिन, फिर 10 से 20 दिन, और फिर 0 से 10 दिन, ऐसा सेल चाहिए ना। तो वो मैंने निकाला जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसा। अब बेटा जी तुम परचेस की एंट्री क्या करते हो? बोलो ना, परचेस की एंट्री क्या करते? परचेस टू कैश या परचेस टू क्रेडिटर? परचेसेस बुक हो चुका है, यस। सेल की एंट्री क्या करते हो? डेटर्स टू सेल्स, एग्रीड।
सो एक्चुअली इसमें क्या हुआ, डेटर्स टू सेल्स की भी एंट्री हो गई और परचेज टू क्रेडिटर्स की भी एंट्री हो गई। एग्रीड? तो इसमें एक्चुअली तुम रेवेन्यू ज्यादा नहीं दिखा रहे हो, तुम सिर्फ कितना प्रोपोर्शन ज्यादा दिखा रहे हो, उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो। देखो अगर ये माल रिटर्न आएगा तो तुम्हें क्या करना होगा, सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, बट सेल रिवर्स होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा। मेक सेंस? तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करो, सेल को रिवर्स करो, स्टॉक को भी रिवर्स करो। जैसे गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, हम क्या करते थे, सेल को रिवर्स और स्टॉक को क्रिएट। बराबर है ना? और स्टॉक बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और सेल कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो नेट इंपैक्ट कितने का रहा है, नेट प्रॉफिट का रहा है, मतलब जो उसके ऊपर जो मार्जिन है उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बेटा जी उनका, 360 माइनस 450, 90 का प्रॉफिट है क्या? ये देखो इधर 450 इज द सेल वैल्यू और 360 इज व्हाट, कॉस्ट। सो 90 लाख का प्रॉफिट है, 90 डिवाइड बाय बेटा जी आप करिए 450, कितना परसेंटेज आ रहा है, 20%। एग्रीड? सो राजा बेटा जी आपको क्या करना होगा कि आपको प्रोविजन करना पड़ेगा 20% ऑफ द लाइकली रिटर्न्स, क्योंकि वही करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप रिटर्न्स की एंट्री करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल रिटर्न की भी करनी पड़ेगी और स्टॉक की भी करनी पड़ेगी। In other words, you have to make the entry of only how much? 20% as provision. Say yes. और बेटा जो 20% प्रोविजन सभी का मल्टीप्लाई करके 1.950 आ रहा है। Say yes. एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा दिया मैंने। अच्छा, जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, नहीं आएगा आंसर ये डायरेक्ट। ये क्वेश्चन एज इट इज छपेगा, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन एज इट इज है। ये क्वेश्चन आपको भी एज इट इज आएगा, आपको इसका फॉर्मेट याद करके रखना पड़ेगा। स्पेशल क्वेश्चन है। आपको मैंने डे फर्स्ट लाइन क्या लिख कर दी है इसकी, रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, डिडंट आई? स्पेशली मॉड्यूल के तो करके जाने। क्वेश्चन उतरेगा AS9 पर तो एज इट इज उतरेगा, या बहुत लल्लू क्वेश्चन रहेगा। सो शैल वी डिस्कस इट अगेन? क्या किया बताओ? पहले हमने सेल को बांटा जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा। सेल को बांटने के बाद में उसका क्यूमुलेटिव निकाला, क्योंकि परसेंटेज क्यूमुलेटिव का दिया हुआ है। परसेंटेज क्यूमुलेटिव का दिया, फिर लाइकली रिटर्न से वो मल्टीप्लाई करके निकाले। वो लाइकली रिटर्न का 20% लिया, क्योंकि बेटा जी इंपैक्ट P&L अकाउंट पर जो प्रोविजन आएगा वो सिर्फ नेट प्रॉफिट का आएगा। द इंपैक्ट कैन नॉट बी ऑफ 100%, क्योंकि सेल रिवर्स होगा तो स्टॉक भी तो बढ़ेगा ना। एज सिंपल एज दैट। इज दैट ओके? सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 आशा करता हूं कि आप कर लेंगे। ओ भाई कर लेंगे कि नहीं? शिट जो 4 मार्क का क्वेश्चन आया था आपके एमटीपी में, वो ये रहा आपकी सेवा के सामने। इधर शेम टू शेम क्वेश्चन है। चले, सो फर्स्ट वाला तो जम जाएगा बेटा। सेकंड वाला होमवर्क ले लीजिए, सेकंड वाला होमवर्क ले लीजिए, और ये क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। ये आईसीआई में नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। सो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 7 इज द न्यू क्वेश्चन विच इज एडेड। Jigato runs a food delivery business. As per the adjustment, Jigato allows customer to order food from the local restaurant and is responsible for the delivery of the food within stipulated time. During the particular year, it collects money on orders made online as under. Total price of the food item, delivery charge is 60 lakh, GST 40 lakh, total 300 lakh. Jigato has received 300 lakh for the above order from the customer and the orders were delivered to the customer in stipulated time. How much revenue should be recognized by the restaurant and how much revenue should be recognized by the Jigato for the year? अभी आज जो क्वेश्चन किया था मैंने, बोला था ग्रॉस वैल्यू पर। उस केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स बिलोंग टू होम, दी ट्रैवल कंपनी। बट इस केस में प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स मतलब जो फूड बेचा गया है, ये
जिगाटो ओन करता है या जिगाटो को सिर्फ कमीशन से लेना देना है? पक्का? और रेस्टोरेंट्स को कितने रुपए मिले? मतलब हमारा तो डिलीवरी चार्जेस ही है। जोमैटो के एट द एंड ऑफ द डे इनकम क्या है? इट इज एन एजेंट, राइट? उसको कौन सा प्लेटफॉर्म बोलते हैं? चले, हाँ, दे आर ओनली एग्रीगेटर है ना। तो एग्रीगेटर क्या सभी ऐसे लोगों को एग्रीगेट करते थे और क्या करते? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते, कहीं से भी ऑर्डर करो और उनको क्या मिलता है? कमीशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो राजा बेटा जी इधर देख लीजिए। अच्छा, जीएसटी किसी की रेवेन्यू नहीं है, जीएसटी किसी की रेवेन्यू नहीं है, एग्रीड। और 200 लाख से रेवेन्यू किसकी है? वो रेस्टोरेंट्स की। अब बेटा उन्होंने बताया कि वो जिगाटो इज एक्टिंग एन एजेंट वगैरह, वो सब तुमको लिखना पड़ेगा। और फिर आगे द रेवेन्यू ऑफ जिगाटो इज देयरफॉर 60 लाख, whereas the revenue of restaurant will be 200 lakh. It may be noted that GST of 40 lakh is liability payable to the government, hence it does not form part of revenue. शेड्यूल 3 में भी ऐसा ही है, आप सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हो? एक्साइज लिखा है वहां पर, बट उसको हम बोलते हैं जीएसटी नाउ, जीएसटी सब्सट्रैक्टेड। क्योंकि जीएसटी हमारी रेवेन्यू नहीं। जैसे तुम्हारी फीस मुझे मिली तो वो मेरी रेवेन्यू नहीं है, उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? जीएसटी, फिर मेरी रेवेन्यू है। बेस्ट है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 7th। कमीने बच्चों लिख के आ जाना 7th, नहीं तो डायरेक्टली एग्जाम में करोगे। प्रैक्टिस कर लियो भाई। क्वेश्चन का आंसर मैंने समझा दिया, समझा कि नहीं समझा? वो पोटे को तकलीफ है, तू बता क्या प्रॉब्लम है? हाँ बता, क्यों? कौन कौन कितनी कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? बता जल्दी से। हाँ बट तू ऐसा नहीं लिख पाएगा इंग्लिश में, समझा? घर पर लिख के आ, कल में देखेगा आंसर तेरा। ओ महाराज खा कसम, नहीं शादी नहीं होगी, मैं मजाक नहीं कर रहा तेरी। साले हमारे सर इतने बेकार है, कुछ हुआ नहीं कि डायरेक्टली मेन एरिया पर ही जाते हैं। अरे बाप रे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। क्वेश्चन नंबर 8 वाचा तुम्ही, लवकर वाचा, मेरे को मीटिंग में जाने कह रहे। For the year ended, KY Enterprises has entered into the following transaction on 31st March. KY supplied 2 machines to its customer ST. Both machines were accepted. Both machines were accepted by ST. Machine 1 was machine that was routinely supplied by KV to many customers and the installation process was very simple. Machine 1 installed on 2nd April by ST's employee. मतलब जिसको बेचा उसने कर दिया। Machine 2, being more specialized in the nature, requires an installation process which is more complicated, requiring significant assistance from KY. Machine 2 was installed between 2 and 5 April. Details of cost and sales price are as follows. Sale price 3,2,3, cost of production 160, 150, installation fee 10,000. How should the above transaction be recognized by KY Enterprises for the year ended 31st March 2021? तो बेटा जी पहले वाले का रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, उसका भी इंस्टॉलेशन 2nd अप्रैल को हुआ, बट इंस्टॉलेशन इज फेयरली सिंपल, रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। से यस। सो पहले वाली मशीन 1 का तो देख लीजिए, रेवेन्यू 320, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 160 और प्रॉफिट कितना है बेटा जी? 160। क्लियर? ये पूरा पहले वाले का हो गया, एग्रीड। और आगे वाला मशीन 2, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इस केस में राजा बेटा जी आप जरा एक बार चेक करके मुझे बताइए उसकी कॉस्ट कितनी है? सेल प्राइस कितनी है? 3 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 1,50,000। इसका रेवेन्यू कितना हुआ बेटा जी? 1,50,000 प्रॉफिट। ये बोल रहे हो रिकॉग्नाइज कर देंगे, बट इट इज सब्जेक्ट टू वन मोर कंडीशन, दैट वहां पर 2 चीजें दी गई है, 2 चीजें सेल हुई, एक इंस्टॉलेशन और एक सेल ऑफ मशीन। इफ द सेल ऑफ मशीन वॉज सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन देन द होल रेवेन्यू विल बी पोस्टपोन्ड। बट अगर आपने 2 चीजें बेची है, एक इंस्टॉलेशन और एक क्या? मशीन, तो बेटा जी मशीन का रेवेन्यू इमीडिएट हो जाएगा क्योंकि मशीन का प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, बट इंस्टॉलेशन का विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द मशीन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। पढ़िए क्या लिखा है।
Installation process is more complicated, requiring significant assistance from KY. However, question specifies that machine is already accepted by ST on 31st March. Assuming that there is no further approval acceptance required from the buyer for the machine sold, revenue sold from machine 2 can be recognized for the year ending. और उसका दिया. However, installation fees for rendering installation service cannot be recognized until the installation is complete. Since machine is pending installation, the revenue in respect of installation charges 10,000 needs to be recognized on 5th April once the installation process gets completed. ध्यान से सुनना, इसका और एक अल्टरनेटिव आंसर आ सकता है मशीन 2 का. मशीन 2 का आंसर यह भी आ सकता है, if the machine was sold subject to successful installation and inspection, revenue of the whole amount will be recognized only when the installation is complete. बट अगर आपके दो प्रोडक्ट है, मतलब वैसे उन्होंने बोला ना मशीन इज एक्सेप्टेड वर्ड डाला है. देखो अब क्वेश्चन में पढ़ते हो मशीन इज एक्सेप्टेड वर्ड था क्या? नहीं, बोथ द मशीन्स वर एक्सेप्टेड बोलकर लिखा है. देखो बोथ द मशीन्स वर एक्सेप्टेड बाय एसटी. थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, बोथ द मशीन्स वर एक्सेप्टेड बाय एसटी ऑन 31st मार्च. इसलिए उन्होंने क्या बोला, सेल ऑफ गुड्स तो हो गया है, सिर्फ कौन सा पेंडिंग रहा है, इंस्टॉलेशन. तो इंस्टॉलेशन वो बोला कि आगे रिकॉग्नाइज करेंगे. क्या है, समझा क्या? विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज डन. क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए, रिवाइज बिफोर एग्जाम, इंपॉर्टेंट है. बेटा क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, आर वी देयर? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट अगेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. M Limited manufactures machinery used in steel plant. It quotes prices in various tenders issued by steel plants. As per the terms of contract, full price of the machinery is not released by the steel plant, but 10% thereof is retained and paid after 1 year if there is a satisfactory performance of the machinery supplied. The company accounts for only 90% of the invoice value as sales income and the balance amount in the year of receipt to the extent of actual receipt only. Comment on the treatment done by M Limited. तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. जैसे मैं भी, मेरे कोई मेरा सप्लायर है और वो मेरा काम कर रहा है, तो मैं उसको पैसा देता हूं 90% और 10% उसका रोक के रखता हूं, 1 साल के बाद में दूंगा अगर ये पूरा अच्छे से काम किया तो. ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसको रिटेंशन मनी बोलते हैं. आई होप आपने कॉस्टिंग में किया होगा. बात क्या बोल रहे हैं कि ये एंटिटी क्या करती है, 90% जो इमीडिएटली मिल जाता है उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो देती है, 10% की वो तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनको एक्चुअली पैसा मिलता है. बट रूल ऐसा है, व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, then revenue should be recognized 100% as long as there is a collectibility and provision can be made. कि कितना गलत होगा, इसको हम रेवेन्यू बताएंगे अगले साल की रेवेन्यू है ही नहीं है. ये रेवेन्यू कौन से साल की, करंट ईयर की, अगले साल सिर्फ रिलीज होगा. यस और नो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू तो 100% की रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, बट आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. सो यस, देखो जरा इधर ये लिखा है क्या. In the present case, goods as well as the risk and rewards of the ownership have been transferred to the steel plant. The invoice raised by M Limited is for full invoice price. M Limited receives 90% as 10% is kept as retention money. M Limited should recognize revenue at full invoice price, 100% of the sales price. Depending upon the past experience of recovering 10% of the balance of the steel plant, M Limited can make provision for sales. तो आपको provision करना पड़ेगा. Say yes. Boys and girls, with this we are there in the 10th question. Are we there? आया क्या कुछ मैसेज? New Era Publication publishes a monthly magazine on 15th of every month. It sells advertisement space in the magazines to advertisers on the terms of 80% sale value payable in advance and the balance within 30 days of the release of the publication. The sale space for the March 2020 issue was made in February 2020. मतलब मार्च का जो इशू है उसका सेल कब किया हमने, फरवरी में. और ऐसे ही होता होगा. द मैगजीन वाज पब्लिश्ड ऑन इट्स शेड्यूल डेट. इट रिसीव्ड 2,40,000 ऑन 10th March, 60,000 ऑन 10th April फॉर March 2020 इशू. ओके, आगे क्या लिखा है, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS9 द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, द ट्रीटमेंट ऑफ द अमाउंट वगैरह वगैरह. बेटा जी एक बार काम करिए, 2,40,000
डिवाइड बाय 80%, 3 लाख। मतलब आपको यह बोला गया है कि मैगजीन 15 को पब्लिश हो रही है, बराबर है? 15 तारीख को मैगजीन पब्लिश हो रही है भाई, 15 मार्च को, ये इधर लिखा है। और उनको 2,40,000 रुपए मिले कब? 10 मार्च तक। और 10 अप्रैल तक कितने मिले? 60,000। बट ये सारा का सारा पैसा किससे रिलेटेड है? मार्च। और एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश हुआ? मार्च में। सो बेटा जी दोनों ही रेवेन्यू मार्च की है, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के लिए आपको क्या बोला है? ओनली व्हेन द एडवर्टीजमेंट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। सो रेवेन्यू कब की होगी? मार्च। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता अगर अप्रैल में पब्लिश हो रही है, मार्च में पैसा मिला, मार्च में पैसा भी मिला तो भी उसको हम रेवेन्यू नहीं बता सकते। हम बताएंगे जो अप्रैल का एडवर्टीजमेंट है, मतलब अप्रैल में जब पब्लिक के सामने आएगा एडवर्टीजमेंट, तभी हम उसको रेवेन्यू दिखा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर झोल बत्ती क्या हुई है? 10 मार्च को पैसा मिला है और कुछ पैसा अप्रैल में मिला, मार्च का ही। अब वो कभी भी मिलने दे, एडवर्टीजमेंट जिस महीने में आया उस महीने की वो रेवेन्यू। यही रूल हमने पढ़ा था। ये 3 लाख, द रेवेन्यू ऑफ 3 लाख विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मार्च 2020, 60,000 विल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ड्यू फ्रॉम एडवर्टीजर। बराबर है कि नहीं है? अब इसका केस 2 है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द पब्लिकेशन इज डिलेड टिल 2/4/2020। तो सारा रेवेन्यू कहां चला जाएगा? अप्रैल, क्योंकि पब्लिश कब हुआ? अप्रैल। ये देख लो। In that case, 3 lakh will be recognized as a revenue in the year ended 31st March 2020. तिजाल है क्या? इधर लिखा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन विल ऑल्सो बी डिलेड टिल द एडवर्टाइजमेंट गेट पब्लिश्ड इन दी मैगजीन। तो मतलब जब तक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं होगा तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगी। यस और नो? सो राजा बेटा जी ये एमटीपी मार्च 22 का क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझे? एक गुड़िया समझ में आया क्या क्वेश्चन? अच्छा अब मेरी बात सुनो ना, मैंने AS9 की मेरी तरफ से पूरी ताकत लगाकर हर एक टाइप के क्वेश्चंस ले लिए, इजी से लेकर डिफिकल्ट। बट आपसे दरख्वास्त है कि इसको इजी भी लगेगा, बट आप कोशिश कर लेना बिना देखे लिखने की, आपको लिखते नहीं बनेगा। तो पहले वो सभी चार्ट को जो मैंने आपको बनाकर दिए उसको एक बार याद करना वापस, और वही वर्डिंग्स लिखने की कोशिश करना, और इनको लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके बोलना कि AS9 हुआ, तब तक नहीं। और अगर रट्टा मार के जाओगे तो ये काम नहीं आएगा। इसमें रट्टा मारना है तो थ्योरी को रट्टा मार लेना, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पर आपको आंसर लिखते आना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? पक्का? सो विद दिस कैन आई से AS9 इज डन? ठीक, आज बेटा मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को अभी याद है कि मेरी एक मीटिंग है SPC में, अभी सभी लोग आ रहे हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं, बट देन आई नीड टू गो। अच्छा अभी कल का स्टोरी सुन लो, क्या करने वाले हम। टुमारो कैन यू गेट AS7? सो टुमारो विल डू AS7। और कौन सा बाकी था? AS12। तो गेट बोथ द बुक्स, AS7 और AS12 दोनों निपटाते कल। प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय।